नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आप सुनने जा रहे हैं फैक्ट वाला ऑडियो बुक। आज का टॉपिक है महाराणा प्रताप के बारे में तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप भारत के वो महान राजा है जिनके बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, पर क्या हम जो जानते हैं वो पूर्ण सत्य है? आखिर कौन है महाराणा प्रताप? क्या सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप के बारे में कई भ्रांतियां हैं जिनको दूर करना बहुत आवश्यक है। चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। 1535 में राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्णावती जौहर कर लेती है। देहुलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, लेकिन बहादुर शाह को हुमायूं के आक्रमण के डर से चित्तौड़ छोड़ के जाना पड़ता है। पुर्तगालियों से हुई बहस के बाद पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को अरब सागर में बुलाकर फेंक दिया और वो मर गया। बहादुर शाह की मौत के बाद चित्तौड़ में मेवाड़ वालों ने बहादुर शाह के अधिकार कब्जे को उखाड़ फेंका, पर अब मेवाड़ वालों के पास अब यह समस्या थी कि चित्तौड़ का शासन किसको दिया जाए। विक्रमादित्य जीन के समय में ही रानी उनका राज्य संभालती थी, क्योंकि वो इतने योग्य नहीं थे, या उदय सिंह को जो विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। पर उस समय जरूरी यह था कि शासन किसी ऐसे हाथों में दिया जाए जो शासन करने योग्य हो, क्योंकि हाल ही में चित्तौड़ 4 संकटों से गुजरा है। 1527 खनवा का युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु, 1531 में रत्न सिंह की मृत्यु, 1535 में चित्तौड़ का दूसरा शाका हो जाता है। इसीलिए निश्चय किया गया कि कुछ समय के लिए वनवीर को शासन सौंप दिया जाए और फिर उदय सिंह को शासन दिया जाए। वनवीर का शासन और मां पन्ना का बलिदान। वनवीर ने राजगद्दी पर बैठने के बाद विक्रमादित्य को मार दिया और वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर धन्य हो मां पन्ना का, जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। ऐसी महान माता को मेरा प्रणाम। यहाँ एक कहानी प्रचलित है कि 1936 में उदय सिंह इतने छोटे होते हैं कि मां पन्ना उनको एक घास की टोकरी में रख के लेके चली जाती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने कहानियों को इतिहास समझने लगे हैं, क्योंकि कहानी के हिसाब से 1536 में उदय सिंह इतने छोटे से बच्चे थे कि मां पन्ना उन्हें टोकरी में छिपा के लेके जाती है, तथा 9 मई 1540 में उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। राणा उदय सिंह का जन्म 1522 में हुआ था, इसीलिए 1536 में उनकी उम्र 14 साल थी और 1540 में उनकी उम्र 19 से 20 साल रही होगी। यहाँ सभी बात सच है। मां पन्ना का बलिदान, चंदन की मृत्यु पर उस समय प्रताप युवा अवस्था में थे। प्रताप का राजतिलक। 1572 में गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु होती है। राणा उदय सिंह ने भट्टियानी रानी धीरबाई और उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। चूंकि उस समय हिंदू धर्म में यह नियम था कि राजा के उत्तराधिकारी को राजा के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं थी। अखेराज सोनगरा, राणा प्रताप के नाना, ने राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार के समय जब राणा प्रताप को देखा तो उन्होंने पूछा कि राणा प्रताप यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले राजा राणा प्रताप बनेंगे। तब उन्हें पता चला कि अगले राजा राणा प्रताप नहीं जगमाल बनेंगे। तब उन्होंने चुंडा के वंशजों किशनदास और सांगा को देखकर कहा कि ही चुंडा के वंशजों मोकल के समय से चलता आ रहा है कि मेवाड़ की राजगद्दी का वारिश कौन होगा। कहा गया कि जगमाल को राजा न बनाकर राणा को राजा बनाया जाए। इस बात पर चुंडा के वंशज सलूम्बर के संबंध किशनदास चुंडावत ने कहा कि ये हमारा अधिकार है कि मेवाड़ का अगला राजा राणा जी तय नहीं करेंगे, मेवाड़ के अगला राजा हम तय करेंगे।
गोगुंदा में मेवाड़ की जनता तथा मेवाड़ के सामंतों द्वारा राणा प्रताप को राजा घोषित किया गया था। महाराणा प्रताप राजस्थान के एकमात्र राजा है जिनको राज्य बपौती में नहीं मिला है। ये राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना है। पूर्व राजा के आदेश के बावजूद जगमाल के स्थान पर 28 फरवरी 1972 को होली के दिन महाराणा प्रताप का राजतिलक जनता द्वारा किया गया। ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। भ्रांतियां। महाराणा प्रताप के बारे में फैली भ्रांतियों के कारण ही कुछ लोग जिन्होंने शायद इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ा वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे। अकेले पड़ने के बावजूद उन्होंने बहुत संघर्ष किया, जबकि अगर हम उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि उस समय बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, डूंगरपुर के आशकरण, मेवाड़ के राणा प्रताप, मारवाड़ के चंद्रसेन, सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खां और ईडर के नारायण दास। यदि आप इन सभी स्थान को एक रेखा के रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि ये मालवा से लेके गुजरात तक का पूरा बॉर्डर है। उस रेखा में जितने राजा थे वो सभी एक साथ थे, बस रणनीतियां बदल गई थी। इससे पहले राजस्थान के राजाओं की रणनीतियां ये होती थी कि सभी राजा एक झंडे के नीचे एक मैदान में जाकर लड़ेंगे, जैसे कि खानवा के युद्ध में लड़े थे। लेकिन इस बार रणनीतियां बदल गई थी। इस बार कहा गया कि सब अपने अपने राज्यों के अंदर मुगलों की खिलाफत करेंगे, इसलिए तमाम राजा अपने अपने राज्यों में लड़ रहे थे। यही कारण है अकबर राजस्थान में राणा प्रताप के समय में एक भी युद्ध नहीं जीत पाया। सामाजिक एकता और लोकप्रियता। छुआछूत, जो कि भारतीय समाज का अकाट्य सत्य है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल होते हुए आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जारी है। पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन जब ये व्यवस्था जाति व्यवस्था में ढली उसके बाद यह आ गई। उस भी जनजाति को जो समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं थी, उसको मेवाड़ के संघर्ष में शामिल कर देना क्या ये नहीं दर्शाता कि राणा प्रताप मध्यकाल में कितने बड़े समाज सुधारक थे? यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि प्रताप ने कहा हो कि भीलों के लिए अलग से खाना बनाओ, हमारे लिए खाने और रहने की व्यवस्था अलग करो, तथा युद्ध के मैदान में भील अलग खड़े होंगे, हम अलग खड़े होंगे। यकीनन भीलों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े होंगे। एक समाज की मुख्य धारा से कटी हुई जाति को यदि समाज के साथ जोड़ रहा थे तथा सर्वोदय के सिद्धांत को लागू कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास आवश्यक है। एक जनजाति लुहार जो लोहे के हथियार बनाया करती थी, राणा प्रताप के साथ में कसम खाती है। प्रताप ने कहा कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे, हम एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी जगह सोएंगे नहीं, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लोहार प्रताप के साथ में वही कसम खाते हैं। आज तक वो जनजाति गाड़ियां लोहार के रूप में जानी जाती हैं। 1947 में जवाहरलाल नेहरू चित्तौड़ में सम्मेलन करते हैं, लोहारों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तो हम आजाद हो गए हैं, राणा प्रताप का सपना सच हो चुका है, अब तो कृपया घर बनाकर रहिए। पर आज भी कहीं न कहीं घूम रहे हैं राणा प्रताप की उस प्रतिज्ञा को लिए हुए। विश्व के इतिहास में कोई दूसरा राजा शायद ही मिले जो अपनी जनता के बीच इतना लोकप्रिय रहा होगा, जनता से इस प्रकार जुड़ा होगा। युद्ध नीति। राणा उदय सिंह राजस्थान के पहले राजा है जिन्होंने युद्ध की नीति बदल दी थी। राजस्थान में पहले युद्ध किलों से लड़े जाते थे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह रहता था कि अगर कोई दुश्मन देश युद्ध के समय में किले को घेर ले और महल का राशन पानी खत्म हो जाता था तो संधि के अलावा कोई चारा नहीं रहता था। राणा उदय सिंह ने युद्धों का रुख किलों से पहाड़ों की ओर मोड़ दिया। पहाड़ों में युद्ध होने के कारण कोई घेर नहीं पता था। उदय सिंह को उसी नीति को आगे राणा प्रताप, उसके बाद उन्हीं के पीढ़ी के छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में इसी नीति को लागू करते हैं। कहा जाता है कि प्रताप ने जब युद्ध के लिए पहाड़ों को चुना तो से मेवाड़ की पूरी जनता के साथ पहाड़ों में रहने लगे।
ताकि मुगलों को जब वो युद्ध करने आए तो किसी भी गांव से राशन पानी न मिले। मुगलों की सेनाएं गांव के अंदर भटका करती थी पर कोई पानी तक पिलाने वाला नहीं था, जिसके कारण मुगलों को राशन अजमेर के रास्ते से मंगाना पड़ा। अजमेर के रास्तों पर प्रताप द्वारा जगह जगह चौकियां बना दी गई थी। मुगलों का रहना दुभर था। प्रताप ने उस समय ऐलान करवाया था कि कोई भी व्यक्ति मुगलों की किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। एक मुगलों के सूबेदार ने उनताला के किले के पास एक किसान से कहा कि तुम हमारे लिए सब्जियां उगा दो। किसान ने कहा कि प्रताप की आज्ञा है कि कोई भी मुगलों की किसी प्रताप की सहायता नहीं करेगा, और यदि मैंने सब्जियां उगाई तो मुझे दंड भोगना पड़ेगा। मुगल सूबेदार ने हंस के कहा कि तू हमारे पास रहता है, क्या कर बिगड़ सकता है। राणा प्रताप तेरा और उस किसान ने सब्जियां उगना शुरू कर दी। जब ये बात राणा प्रताप को पता चली तो उन्हें लगा कि आज्ञा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आज्ञाओं का जब उल्लंघन होने लगता है तो शासन चलना मुश्किल हो जाता है। शासन का लोगों से भय समाप्त हो जाता है। शासन का दंड हमेशा रहना चाहिए। राणा प्रताप अचानक एक दिन हमला करते हैं, मुगल टुकड़ी और उस किसान को मार देते हैं। ये घटना प्रताप के इस बात को दर्शाती है कि यदि सफल होना है तो मेरे साथ में मेरे तरीकों से लड़ना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता। अक्सर जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो लोगों की लगता है कि हिंदू राजा मुगलों से धर्म के कारण लड़ते थे, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रताप कितने धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे कि हाकिम खान सूर नाम का एक अफगान उनके हरावल का नेतृत्व कर रहा था, जिस बहादुर पठान के बारे में कहा जाता है कि वे मर गए थे लेकिन उनका हाथ तलवार पर ही जकड़ा रहा था। जालौन के ताज खान जो एक और अफगान थे जो प्रताप के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। भामा शाह और तारा चंद दोनों भाई जैन थे। नसीरुद्दीन नाम का चित्रकार प्रताप के दरबार में था। यकीनन प्रताप अकबर के सांप्रदायिक सोच जो उसकी हिंदू विरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ थे, वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। मुख्य युद्ध 1581 में मारवाड़ के महाराजा चंद्र सिंह राठौर अकबर से अजमेर छीन लेते हैं। 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप पूरी मुगल सेना को मार देते हैं, और 1583 में दत्तानी के विश्व प्रसिद्ध युद्ध जो कि सिरोही के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, सिरोही के राजा राव सुल्तान मुगलों की पूरी सेना को मार देते हैं। लगातार 3 साल 3 बड़े बड़े युद्धों को हारने के बाद मुगलों ने ये मान लिया था कि राजस्थान में अब कोई हमला नहीं करना है। 1885 के बाद राजस्थान पर मुगलों की ओर से कोई आक्रमण नहीं हुए हैं। उस समय ऐसा भय व्याप्त हुआ कि जो मुगल बादशाह जो काबुल, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, दक्षिण भारत जीत रहा है, पर राज्य के ठीक नीचे राजस्थान पर कोई हमला नहीं कर रहा है। प्रताप एक संगठन निर्माता। राणा प्रताप की एक विजय यह है कि अकबर को पूरी तरह से बांध के रख दिया था। जैसा कि उस समय सभी राज्य एक साथ थे। जब मुगलों की सेना अकबर के मेवाड़ पर हमला करती उसी समय महाराज चंद्रसेन मारवाड़ में विद्रोह कर देते। जब आधी सेना चंद्रसेन के पास जाती तब तक पता चलता सिरोही और जालोर में ताज खां और राव सुल्तान ने मुगलों के कैंप उड़ा दिए। इधर जो कि राणा प्रताप का ससुराल भी था, वहां के राव नारायण दास भी हमला कर देते थे। मुगलों के आगरा से सूरत की ओर जाने वाले जो हज यात्री माल के काफिले तक रोक दिए गए थे। मुगलों के लिए मालवा और गुजरात के पूरे रास्ते बंद कर दिए गए थे। ये प्रत्यक्ष है कि राणा प्रताप अकेले नहीं पड़े थे, बल्कि वो तो बहुत ही बड़े संगठन निर्माता थे। बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा जो कि अकबर के साथ संधि कर चुके थे, उनके पुत्र डूडा महाराणा प्रताप के साथ में रहे थे। डोंगर के आस्करण जी जब अकबर की अधिकता स्वीकार कर लेते हैं,
उसके बाद उनके बेटे सहस्मल राणा प्रताप के साथ हो जाते हैं। ग्वालियर के राजा राम तोमर अपने बेटे सलीवाहन प्रताप सिंह और भवानी के साथ में अगर हल्दी घाटी के युद्ध में रनखेत रहते हैं। अफगानों का खास व्यक्ति हुतात्मा हाजी खां, अजमेर का सूर हाकिम, यदि प्रताप की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं। भीलों की सेना लेके राणा पूंजा सोलंकी यदि इस युद्ध में आते हैं। यह सब बताता है कि प्रताप में मुगल विरोधी गठबंधन बनाने की पूरी संभावनाएं थी। उहड़ राठौरों की ख्यात। जैसलमेर के रावल हर्राज का निधन हुआ था। राणा प्रताप और चंद्रसेन, जो कि उस समय मुगल शासन के खिलाफ लड़ने वाले राजस्थान के सबसे बड़े राजा थे, एक साथ इकट्ठे होकर रावल हर्राज का शोक मानने जा रहे थे। पहले वो आबू के पहाड़ों में पहुंचे। वहां उन्होंने मुगलों के सारे कैंप उड़ाए। आबू में रहने वाले देवल प्रतिहार राजपूतों को उन्होंने राणा की उपाधि दी, क्योंकि वो महाराणा प्रताप के सहायक थे तथा मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। वहां से राणा प्रताप तथा चंद्रसेन दोनों नागाना पहुंचे। वहां उन्होंने तथा राठौरों की कुलदेवी नागेची माता की धोग लगाई। यहां से दोनों हर्राज के यहां पहुंचे, वहां पर शोक प्रकट किया। उसके बाद चंद्रसेन पुनः मारवाड़ की ओर आ गए। प्रताप ने सिंध की तरफ आक्रमण किया। वहां मुगलों के जितने भी कैंप थे वहां से दंड वसूल किया, फिर पुनः मेवाड़ लौट आए। राणा प्रताप राजस्थान की एकता के लिए लड़ने वाले राजा थे। भले ही पश्चिमी राजस्थान की कुछ रियासतें मुगलों की ओर चली गई थी, पर जितनी रियासतें थी उन सबको उन्होंने जोड़ के रखा था। सामाजिक एकता और लोकप्रियता। छुआछूत, जो कि भारतीय समाज का अकाट्य सत्य है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल होते हुए आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जारी है। पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन जब ये व्यवस्था जाति व्यवस्था में ढली उसके बाद यह आ गई। उस भी जनजाति को जो समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं थी, उसको मेवाड़ के संघर्ष में शामिल कर देना क्या ये नहीं दर्शाता कि राणा प्रताप मध्यकाल में कितने बड़े समाज सुधारक थे। यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि प्रताप ने कहा हो कि भीलों के लिए अलग से खाना बनाओ, हमारे लिए खाने और रहने की व्यवस्था अलग करो, तथा युद्ध के मैदान में भी अलग खड़े होंगे, हम अलग खड़े होंगे, यकीनन भीलों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े होंगे। एक समाज की मुख्य धारा से कटी हुई जाति को यदि समाज के साथ जोड़ रहा थे तथा सर्वोदय के सिद्धांत को लागू कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास आवश्यक है। एक जनजाति लुहार जो लोहे के हथियार बनाया करती थी, राणा प्रताप के साथ में कसम खाती है। प्रताप ने कहा कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे, हम एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी जगह सोएंगे नहीं, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लोहार प्रताप के साथ में वही कसम खाते हैं। आज तक वो जनजाति गाड़ियां लोहार के रूप में जानी जाती हैं। 1947 में जवाहरलाल नेहरू चित्तौड़ में सम्मेलन करते हैं, लोहारों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तो हम आजाद हो गए हैं, राणा प्रताप का सपना सच हो चुका है, अब तो कृपया घर बना कर रहिए, पर आज भी कहीं न कहीं घूम रहे हैं। राणा प्रताप की उस प्रतिज्ञा को लिए हुए विश्व के इतिहास में कोई दूसरा राजा शायद ही मिले जो अपनी जनता के बीच इतना लोकप्रिय रहा होगा, जनता से इस प्रकार जुड़ा होगा। युद्ध नीति। राणा उदय सिंह राजस्थान के पहले राजा है जिन्होंने युद्ध की नीति बदल दी थी। राजस्थान में पहले युद्ध किलों से लड़े जाते थे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह रहता था कि अगर कोई दुश्मन देश युद्ध के समय में किले को घेर ले और महल का राशन पानी खत्म हो जाता था तो संधि के अलावा कोई चारा नहीं रहता था। राणा उदय सिंह ने युद्धों का रुख किलों से पहाड़ों की ओर मोड़ दिया। पहाड़ों में युद्ध होने के कारण कोई घेर नहीं पता था। उदय सिंह को उसी नीति को आगे राणा प्रताप, उसके बाद उन्हीं के पीढ़ी के छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में इसी नीति को लागू करते हैं। कहा जाता है कि प्रताप ने जब युद्ध के लिए पहाड़ों को चुना तो से मेवाड़ की पूरी जनता के साथ पहाड़ों में रहने लगे।
ताकि मुगलों को जब वो युद्ध करने आए तो किसी भी गांव से राशन पानी न मिले। मुगलों की सेनाएं गांव के अंदर भटका करती थी पर कोई पानी तक पिलाने वाला नहीं था, जिसके कारण मुगलों को राशन अजमेर के रास्ते से मंगाना पड़ा। अजमेर के रास्तों पर प्रताप द्वारा जगह जगह चौकियां बना दी गई थी। मुगलों का रहना दुभर था। प्रताप ने उस समय ऐलान करवाया था कि कोई भी व्यक्ति मुगलों की किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। एक मुगलों के सूबेदार ने उनताला के किले के पास एक किसान से कहा कि तुम हमारे लिए सब्जियां उगा दो। किसान ने कहा कि प्रताप की आज्ञा है कि कोई भी मुगलों की किसी प्रताप की सहायता नहीं करेगा, और यदि मैंने सब्जियां उगाई तो मुझे दंड भोगना पड़ेगा। मुगल सूबेदार ने हंस के कहा कि तू हमारे पास रहता है, क्या कर बिगड़ सकता है। राणा प्रताप तेरा और उस किसान ने सब्जियां उगना शुरू कर दी। जब ये बात राणा प्रताप को पता चली तो उन्हें लगा कि आज्ञा सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आज्ञाओं का जब उल्लंघन होने लगता है तो शासन चलना मुश्किल हो जाता है। शासन का लोगों से भय समाप्त हो जाता है। शासन का दंड हमेशा रहना चाहिए। राणा प्रताप अचानक एक दिन हमला करते हैं, मुगल टुकड़ी और उस किसान को मार देते हैं। ये घटना प्रताप के इस बात को दर्शाती है कि यदि सफल होना है तो मेरे साथ में मेरे तरीकों से लड़ना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता। अक्सर जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो लोगों की लगता है कि हिंदू राजा मुगलों से धर्म के कारण लड़ते थे, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रताप कितने धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे कि हाकिम खान सूर नाम का एक अफगान उनके हरावल का नेतृत्व कर रहा था, जिस बहादुर पठान के बारे में कहा जाता है कि वे मर गए थे लेकिन उनका हाथ तलवार पर ही जकड़ा रहा था। जालौन के ताज खान जो एक और अफगान थे जो प्रताप के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। भामा शाह और तारा चंद दोनों भाई जैन थे। नसीरुद्दीन नाम का चित्रकार प्रताप के दरबार में था। यकीनन प्रताप अकबर के सांप्रदायिक सोच जो उसकी हिंदू विरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ थे, वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे।